दोस्तों, प्यार में कत्ल की कई कहानियां आपने देखी होंगी, लेकिन साल 2008 में मुंबई में हुई इस वारदात ने खौफ शब्द को और भी खौफनाक बना दिया। मुंबई की एक फ्लैट में आधी रात में एक शख्स का कत्ल हो जाता है। कत्ल के बाद कातिल ने उसकी लाश को छोटे छोटे करीब 300 टुकड़ों में काट दिया और फिर उन टुकड़ों को प्लास्टिक के बैग में भरकर जंगल में ले जाकर जला दिया। आखिर किसका कत्ल हुआ था और किसने उस शख्स को इतनी बेरहमी से 300 टुकड़ों में काट कर जला भी दिया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक लड़की जिसे बॉलीवुड में नाम कमाना था, केरल के कोच्चि की मारिया मोनिका सोसायराज कन्नड़ फिल्म की एक्ट्रेस थी। 2002 में कन्नड़ फिल्म जूट से करियर की शुरुआत की थी। 2003 में एक्सक्यूज मी, 2004 में ओके सर ओके और 2007 में एकंदता जैसी फिल्मों में काम किया था। लेकिन मारिया को बॉलीवुड में करियर बनाना था, इसलिए उसने कन्नड़ फिल्म से नाता तोड़ दिया और 2007 में ही मुंबई आ गई। हिंदी कम आती थी, इसलिए जहां भी ऑडिशन देती थी उसको सफलता नहीं मिलती थी। मुंबई में नीरज ग्रोवर का नाम मुंबई के प्रोडक्शन की दुनिया की नामी हस्तियों में आता था। वो एक प्रोडक्शन हाउस से जुड़े हुए थे, जिसके जरिए लोगों को एक्टिंग के लिए चुना जाता था। चुनने वाले टीम में नीरज का भी नाम शामिल था। एक दिन टीवी सीरियल के ऑडिशन में मारिया भी आई थी। नीरज ने टेस्ट के लिए बुलाया और सवाल पूछे। हिंदी में सवाल होने के कारण मारिया सही से जवाब नहीं दे पाई। नीरज ने कहा, मारिया, यहाँ हमें ऐसे व्यक्ति चाहिए जो हिंदी बेहतर ढंग से बोल सके, क्योंकि यह प्रोग्राम हिंदी में है, इसलिए हम आपको किसी और प्रोग्राम में मौका देंगे। और यह बोलकर नीरज उठकर वहां से चला गया। मारिया ने ऑफिस के ही किसी व्यक्ति से नीरज का नंबर भी ले लिया। फिर मारिया ने कुछ दिन के बाद नीरज को फोन किया। दोनों में बात बढ़ने लगी, मुलाकात भी शुरू हो गई। ये मुलाकात कभी रेस्टोरेंट में तो कभी समुंदर के किनारे बीच में होती थी। मारिया का पहले से भी एक प्रेमी था जो कोच्चि में रहता था, जिसका नाम था एमिल जेरोम मैथ्यू। जेरोम और मारिया की स्कूलिंग और कॉलेज साथ ही हुई थी, लेकिन बाद में जेरोम ने नेवी ज्वाइन कर ली थी और मारिया फिल्मों में काम करने लगी। मारिया ने जेरोम को नीरज से हुई दोस्ती के बारे में बताया था, लेकिन जेरोम को ये दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं थी। फिर भी वो कुछ नहीं बोलता था। समय होता है 6 मई 2008 को। मारिया ने मुंबई के मलाड इलाके में नया फ्लैट लिया और नीरज से शिफ्ट करवाने में मदद मांगी और नीरज भी मदद के लिए चले गए। रात करीब 10 बजे मारिया को जेरोम का फोन आता है। उसी वक्त दूसरी तरफ नीरज भी किसी से फोन पर बात कर रहा था। जेरोम ने पूछा, क्या नीरज है वो? मारिया ने जवाब नहीं दिया और फोन काट दिया। फिर करीब 11:30 बजे जेरोम ने दोबारा फोन किया और पूछा, क्या नीरज अपने घर चला गया कि नहीं? मारिया ने इस सवाल का भी जवाब देने के बजाय फोन को ही स्विच ऑफ कर दिया। मारिया के फोन स्विच ऑफ करने से जेरोम गुस्से से भर गया। उसने रात में ही मुंबई पहुंचना चाहा। फ्लाइट के बारे में पता किया तो पता चला कोच्चि से मुंबई की एक फ्लाइट 3 बजे सुबह की है। जेरोम ने फ्लाइट पकड़ी और मुंबई आ गया। मारिया ने उसे नए फ्लैट के बारे में पहले से बताया हुआ था, इसलिए उसे मलाड के उस इलाके में पहुंचने से कोई दिक्कत नहीं हुई। सुबह करीब 7:30 बजे मैथ्यू मारिया के नए फ्लैट के गेट की डोरबेल बजाता है। मारिया ने दरवाजा खोला तो उसके होश उड़ गए। सामने जेरोम मैथ्यू खड़ा था। वह बिना कुछ बोले अंदर आया तो देखा नीरज बिना कपड़ों के बेड पर लेटा था। देखते ही देखते दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। गुस्से से तिलमिलाए जेरोम ने किचन से चाकू लिया और नीरज पर ताबड़तोड़ प्रहार करना शुरू कर दिया। इस दौरान मारिया ने बचाने की कोशिश भी की, लेकिन जेरोम ने उसे झटकते हुए कहा, दूर रहो वरना तुम भी मारी जाओगी। और फिर जेरोम के चाकुओं के वार से नीरज की मौत मौके पर ही हो गई। हत्या करने के बाद दोनों यह सोचने लगे कि अब इस लाश को कैसे छिपाया जाए। मारिया ने अपने दोस्त जितेश से उसकी कार ली और जेरोम के साथ मलाड के ही एक मॉल में गई और वहां से 3 बड़े प्लास्टिक के बैग और एक बड़ा चाकू खरीदा और तुरंत ही दोनों फ्लैट पर वापस आ गए और अगले 1 घंटे में लाश के छोटे छोटे करीब 300 टुकड़े कर दिए और उसे तीनों बैग में डालकर उसे कार में रख दिया और फिर दोनों जंगल में जाकर लाश के टुकड़ों को जला देते हैं। जेरोम रात भर मारिया के उसी फ्लैट में ही रहता है। घर में कत्ल होने की वजह से खून के निशान और दाग धब्बे थे, इसलिए ये दोनों घर में पेंट करते हैं। घर की चादरें, यहाँ तक कि फर्नीचर को भी बदल दिया जाता है। नया घर शिफ्ट होने की वजह से किसी को कोई भी शक नहीं होता है। कई दिनों तो ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। ये दोनों हत्या के सारे सबूत मिटा देते हैं। उस रात फ्लैट में क्या हुआ ये किसी को कुछ भी पता नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ नीरज के परिवार वालों को जब कई दिनों तक नीरज से कोई कांटेक्ट नहीं होता है तो वे परेशान हो जाते हैं। परिवार वाले पुलिस में नीरज के गायब होने की शिकायत दर्ज करवाते हैं। नीरज के गायब होने की खबर से मुंबई में हड़कंप सा मच जाता है। हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से पुलिस पर भी भारी दबाव पड़ जाता है।
लेकिन ये पता ही नहीं चलता कि नीरज गया तो गया कहाँ। ना कोई सबूत, ना कोई क्लू और ना ही लाश। आखिर पुलिस करे भी तो करे क्या। पुलिस ने जांच शुरू की। मोबाइल के लोकेशन मारिया के फ्लैट पर दिख रहे थे। पुलिस का पहला शक मारिया पर गया, लेकिन बिना सबूत के पूछताछ भला कैसे करती। इसलिए मारिया की कॉल डिटेल्स निकाली गई। हत्या के बाद मारिया और जेरोम में बातचीत से राज खुल गया। पुलिस ने मारिया को गिरफ्तार कर लिया। जेरोम को भी कोच्चि से गिरफ्तार किया गया। दोनों से पूछताछ की गई तो दोनों ने सच सच बता दिया। जिस गाड़ी से लाश को ले जाया गया था उसकी भी जांच हुई तो उसमें खून के धब्बे मिले। फोरेंसिक टीम ने सारे जरूरी सबूत को इकट्ठा किया और उसको कोर्ट में जमा कर दिया। यह केस सालों तक अदालत में चलता है। डेड बॉडी ना होने की वजह से केस को साबित करने में पुलिस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। दूसरी तरफ मीडिया का भी पूरा अटेंशन इस केस की तरफ था। 2008 में इस खबर ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से केस निपटाने की पूरी कोशिश की जाती है। सोसाइटी के गार्ड की गवाही इसमें अहम रोल अदा करती है। गार्ड बताता है कि उसने दोनों को एक बड़ा बैग कार में रखते देखा था। इसके बाद पुलिस मैथ्यू की कॉल डिटेल्स और फ्लाइट डिटेल्स भी निकालती है और ये साफ हो जाता है कि इस कत्ल में इन दोनों का ही हाथ था। जंगल से नीरज ग्रोवर की हड्डियां और दांत भी बरामद होते हैं। फोरेंसिक टीम की मदद से पुलिस इस कत्ल को साबित करने में आखिरकार कामयाब हो जाती है। 2011 में आखिरकार इस हाई प्रोफाइल केस को लेकर मुंबई सेशन कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाती है। मारिया ने अदालत के सामने अपना गुनाह तो कबूल कर ही लिया, लेकिन बयान बदल दिया। मारिया ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। जेरोम और नीरज की लड़ाई के दौरान मैंने बचाने की कोशिश की थी, लेकिन जेरोम ने मुझे भी मार देने की धमकी दी, इसलिए मैं पीछे हट गई। कोर्ट ने सभी दलीलों को सुना और सारे सबूत देखे और फैसला लिख लिया। 11 जुलाई 2011 को कोर्ट ने जेरोम को आईपीसी 1860 के सेक्शन 304 के तहत 10 साल की सजा सुनाई। मारिया को सेक्शन 201 के तहत सबूत मिटाने का दोषी बताते हुए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई। जिस दिन सजा सुनाई गई उसी दिन मारिया बाहर आ गई, क्योंकि उसने 3 साल से अधिक वक्त जेल में बिता लिया था। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। सजा के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि यह हत्या कोई प्लानिंग हत्या नहीं थी, गुस्से में किया गया कत्ल था। जेरोम कोई हथियार लेकर नहीं आया था। मारिया ने जेरोम को रोकने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। कोर्ट के इस फैसले से नीरज का परिवार संतुष्ट नहीं हुआ। परिवार ने कहा, ये सरकार का फर्ज बनता है कि वह इस फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज करे, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम लड़ाई लड़ें। लेकिन किसी ने भी कोर्ट में कोई चैलेंज नहीं किया और जेरोम भी 2018 में जेल से बाहर आ गया। फैसले के तुरंत बाद बॉलीवुड डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने नीरज ग्रोवर मर्डर केस पर फिल्म बना दिया और नाम रखा नॉट ए लव स्टोरी। यह फिल्म 18 दिनों की शूटिंग में पूरी हो गई। 19 अगस्त 2011 को जब रिलीज हुई तब राम गोपाल वर्मा ने कहा था कि मारिया को यह फिल्म जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों, यह सच्ची घटना से प्रेरित वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।